कि अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में फिर स्वागत। चलिए स्टूडेंट्स, में बात क्या करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहेंगे और अच्छी तरीके से आपको इतनी अच्छी चीज़ें बता देंगे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे पेरेंट्स देखिए, इसमें जो विज्ञान का जो वार्षिक पेपर आपका हो रहा है उसके जो पूरा सोल्यूशन है मॉडल पेपर का, जो क्वेश्चंस उसमें आने वाले हैं उन क्वेश्चंस की बात करेंगे इसमें। और आपको इस क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या चीज़ें आएंगी। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, कॉपर पायराइड को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो जैसे कॉपर पायराइड को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, भर्जन, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मुद्रा धातु है तो जिससे मुद्राएं बनती हैं वह धातु कौन सा है आपका, वह है एजी। कौन सा है, एजी धातु आपकी जो होती है जिससे मुद्राएं बनाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, एंटीमनी है। जो एंटीमनी है, एंटीमनी क्या है, हमारा उपधातु के रूप में आता है, ठीक है। उपधातु के अंतर्गत हमारा क्या आता है, एंटीमनी आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपकी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अलमगम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अमलगम होना चाहिए लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिख दिया है अलमगम। तो अमलगम होते हैं हमारे क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो इनमें से कौन सी धातु है जो, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। इसमें ऐसी कौन सी धातु है मेरे प्यारे स्टूडेंट जो हाइड्रोजन गैस से, यानी कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालने का काम करती है। तो आपकी कौन सी धातु है, पोटेशियम धातु होती है, ठीक है। चलिए फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो फफोलेदार तांबे में जो कॉपर की मात्रा होती है वह 98% होती है, ठीक है। ताम्रग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या है। ताम्रग्लांस का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, Cu2S होता है, ठीक है। अब देखिए मनुष्य के में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको हम बताएंगे और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। पादप में जाइलन उत्तरदायी होता है, क्या होता है, जल वहन, ठीक है, जल का वहन, ठीक है। ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का एक अणु उत्पन्न करता है। तो ऑक्सीश्वसन में जो ग्लूकोज का एक अणु होता है क्या उत्पन्न करता है, 38 अणु उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, कितनी होती है, 17% होती है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एक पारदर्शी पदार्थ जिसका अपवर्तनांक 1.0 से अधिक है उसकी आभासी मोटाई उसकी वास्तविक मोटाई की तुलना में है, कितनी होगी, कम होगी, ठीक है। तुलना में क्या होगी, कम होगी। स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। जो स्वस्थ आंखों के लिए जो दूर बिंदु होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वह कितना होता है, अनंत पर होता है, कितना होता है, अनंत पर होता है, ठीक है। चलिए आगे अब आपको बताते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष यात्री हैं उसको आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ठीक है। चलिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है, अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खनिज तथा अयस्क की परिभाषा लिखिए। तो पहले आपको खनिज की परिभाषा लिखनी होगी, उसके बाद अयस्क क्या होता है, अयस्क के बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए जो खनिज होता है क्या होता है, धातुओं के यौगिक पृथ्वी के अंदर खानों में जिस रूप में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं, ठीक है। अब अयस्क की बात कर लेते हैं। अयस्क में देखिए वह खनिज, ठीक है, वह खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण लाभप्रद एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होता है अयस्क कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। कॉपर के निष्कर्षण हेतु, किसकी हेतु, कॉपर के निष्कर्षण हेतु प्रयुक्त प्रमुख अयस्क का नाम तथा सूत्र लिखिए। तो किसका कौन सा होगा, कॉपर पायराइट होगा, ठीक है, CuFeS2 होगा, ठीक है। चलिए गन मेटल की संरचना तथा उपयोग लिखिए। तो गन मेटल जो संरचना होती है, गन मेटल में Cu 88%, Sn 10% और Zn 2% होता है। इसका उपयोग बंदूक, हथियार व मशीनों के पुर्जे बनाने में किया जाता है, ठीक है। चलिए फास्फर ब्रांज के दो उपयोग लिखिए। तो फास्फर ब्रांज के दो उपयोग आपके कौन कौन से हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। तो फास्फर ब्रांज के दो उपयोग है रेडियो के एरियल तथा पुर्जे बनाने में, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम के दो मुख्य अयस्क के नाम व सूत्र लिखिए। तो एक अयस्क आपका क्या होगा, बॉक्साइट होगा Al2O3 2H2O होगा, और एक होगा क्रायोलाइट Na3AlF6। ठीक है। अब देखिए अगला क्या होगा, जर्मन सिल्वर का संगठन लिखिए। तो जर्मन सिल्वर का, तो आगे आपका क्या होगा, देखिए अयस्क क्या होते हैं, जो देखिए क्या होता है कि बॉक्साइट क्या होता है Al2O3 2H2O, और क्रायोलाइट हमारा क्या होता है Na3AlF6। ठीक है। जर्मन सिल्वर का संगठन लिखिए। तो जर्मन सिल्वर का जो संगठन होता है क्या होता है, Cu 50%, Zn 35%, Ni 15%। ठीक है। अयस्क क्या होते हैं, कापर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए। तो कापर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखिए। कापर के दो अयस्कों का नाम व सूत्र लिखिए। तो ये आपके जो प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको 3 प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तीनों प्रश्न एक ही हैं, एक टाइप ये होगा, एक टाइप ये होगा और एक टाइप ये होगा। इसमें कहा क्या रहा है कि अयस्क क्या होते हैं, कापर के दो प्रमुख अयस्कों एवं सूत्र लिखिए। नाम एवं सूत्र लिखिए। कापर के प्रमुख अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखिए। कापर के प्रमुख दो अयस्कों का नाम व सूत्र लिखिए। ठीक है। अयस्क की बात करते हैं। अयस्क में देखिए, जिस खनिज में किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके, वह खनिज को उस विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, चलिए आगे आपको बताते हैं पीएच की गणितीय परिभाषा क्या है। तो पीएच की जो गणितीय परिभाषा क्या होती है, चलिए उसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। तो घोल की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, घोल की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की ऋणात्मक लघुगणक को, ठीक है, यानी कि घोल की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं, जिसे निम्न समीकरण में प्रकट करते हैं। तो पीएच बराबर क्या होता है, -log10H+, या H+ बराबर 10⁻⁻ pH। ठीक है। घोल की हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या होगी, जब इसका pH मान 4 होगा। जब pH मान 4 होगा तो हाइड्रोजन आयन H+ बराबर 10⁻⁻4 होगा। ठीक है। चलिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaH। ठीक है। NaHCO3 होता है। क्या होता है, जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, विरंजक चूर्ण क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। CaOA+Cl2 से क्रिया करके CaOCl2 बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन विरंजक चूर्ण। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, खिलौने, मूर्तियां आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उपोत्पाद क्या हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है, उसके उपोत्पाद क्या हैं। ठीक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो शर्तें होती हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या होती हैं, जैव कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति, ठीक है, और पादप की कोशिकाओं या हरे हिस्सों में पानी की आपूर्ति का प्रबंध, या तो जड़ों के द्वारा या आसपास के वातावरण के द्वारा। ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध हो, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा आवश्यक है। अब देखिए डी नंबर की बात करते हैं, पर्याप्त CO2 जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान शर्करा के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अवयव है। ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, स्वपोषी पोषण से सह उत्पाद है। तो स्वपोषी पोषण के सह उत्पाद कौन सा, स्टार्च होता है और जल तथा O2 होता है। ठीक है। अब देखिए मनुष्य क्या है, हमारा मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। तो मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है। हृदय का दायां और बायां सिरा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है। चूंकि शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उच्च दक्षता पूर्वक, ठीक है, कितना उच्च दक्षता पूर्वक ऑक्सीजन जरूरी होता है, और देखिए होता है, इसलिए अतः शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की पूर्ति के लिए परिसंचरण लाभदायक होता है। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं।
तो यहाँ पर संचरण क्या होता है, लाभदायक होता है। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।